इसमें एक्चुअली ये देखा जाता है कि हमारा देश किस तरह से पॉलिटिकल मैनर में यूनिफाइड है, और यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा सोर्स क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो देश को यूनिफाई करने का काम करेंगे, यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे। यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि हम इस देश के सिटीजन्स हैं, और इसीलिए एक कंसेप्ट रखा गया हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप। अगर आपने प्रियम्बल को पढ़ा होगा तो प्रियम्बल में खुद में ही फ्रेटर्निटी बढ़ाई जाने की बात की गई है, और जहाँ फ्रेटर्निटी होगी आपको दिखाई देगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं, हमारे साथ में भाईचारा है, सब कुछ है, यार इंडियंस, ये वाली फीलिंग होगी, तो आपको दिखाई देगा कि पॉलिटिकल यूनिटी होगी। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स रखे गए, और फंडामेंटल राइट्स सब लोगों को कई सारे कॉन्टेक्स्ट में बराबर का अधिकार देते हैं। सिंस बराबर का अधिकार देते हैं तो लोगों का अगेन क्या लगेगा कि हमारे साथ में जस्टिस हो रहा है, और क्या बढ़ेगी? पॉलिटिकल यूनिटी। या फिर हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया, इसका एग्जांपल तो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। सेंटर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, याद है यूएसए वाला एग्जांपल दिया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर वीक होगी तो उसका रिजल्ट है, कई बार स्टेट्स को लगेगा हम अलग हो सकते हैं, जैसा कि यूएसए में लगने लगा था। तो जरूरी है कि सेंटर कैसा हो? स्ट्रॉन्ग हो। देन हमारे यहाँ इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो इलेक्शंस में वोटिंग राइट सभी को दिए गए, आया ना? आर्टिकल 326 सभी को वोटिंग राइट्स देता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सफरेज और यूनिवर्सल वोटिंग राइट। इसका मतलब है इससे भी क्या बढ़ेगी? आपकी पॉलिटिकल यूनिटी। या फिर हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कंसेप्ट रखा गया है कि जुडिशरी कैसी होगी? इंटीग्रेटेड समझते हो? नॉर्मली हमारे यहाँ डिवीजन कैसे रखा गया है कि सेंटर और स्टेट में अलग अलग, लेकिन जुडिशरी के केस में ऐसा नहीं है, ध्यान रखना तुम। जुडिशरी केस में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल वाला सिस्टम है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अल्टीमेट सुपरविजन किसका है? सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट कहीं से भी कोई सी भी फाइल को अपने पास बुलवा सकता है, उनका अगर मन करेगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई से भी केस चल रहा है उसको अपने पास बुलवा सकते हैं। इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में आपको दिखाई देगा कि वहाँ के स्टेट के जो कोर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और जो फेडरल कोर्ट होता है वो अलग होता है। फेडरल कोर्ट की सर्टेन पावर्स होती हैं, कुछ लॉ में ही होती हैं, सभी लॉ में नहीं होती। स्टेट लॉ में जो पावर्स होती हैं स्टेट कोर्ट्स के पास में होती हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ रखी गई हैं जो पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये हमें कुछ लिखना है, वी कैन राइट। मैं ऐसी कुछ लिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि किस डायमेंशन में इसके आंसर को लिखना है। कैन राइट। पहला एक एक पॉइंट में लिखाते जाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिवर्सल वोटिंग राइट, यूनिवर्सल वोटिंग राइट, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लो, एक ही बात है। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये हम कह सकते हैं कि अपने आप में ऐसे प्रोविजंस हैं किसी देश में पॉलिटिकल यूनिटी को बढ़ाने के काम करेंगे। अगला लिख लो रिलीजियस यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी। देखो रिलीजियस यूनिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स तो हैं, धर्म तो अलग अलग हैं, उनकी वैल्यूज भी अलग होंगी, उनकी मान्यताएं भी अलग होंगी, उनके जो कल्चरल सिस्टम्स हैं वो भी अलग होंगे, उनमें जो तरीके हैं उस धर्म को मानने के वो भी अलग होंगे।
लेकिन इसके बाद में भी हमारे यहाँ लगभग टॉलरेंस बनी रहती है, आपस में इतने क्लैशेस हमें दिखाई नहीं देते, आपस में इतने मतभेद दिखाई नहीं देते। तो ये चीज हम बोलेंगे कि क्या दिखाती है हमारे यहाँ रिलीजियस यूनिटी को। सो कैन राइट, डिस्पाइट बीइंग diverse in despite being diverse in religious context India still has religious unity in which different religions, sect, cult, सेक्ट और कल्ट क्या होते हैं मैं बता ही चुका हूं आपको, सेक्ट, कल्ट एटसेट्रा आर लिविंग टुगेदर in peaceful manner ठीक है। चलो नेक्स्ट है कल्चरल यूनिटी। अब बोलोगे कि सर आपने पिछले तो बोला था कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, बिल्कुल डाइवर्सिटी है, पर कल्चरल यूनिटी कैसे? तुम देखोगे कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो पूरे ही देश में मनाए जाते हैं, है ना? जैसा भी महाशिवरात्रि आने वाला है, पूरे देश में मनाया जाएगा, चाहे वो नॉर्थ हो या साउथ। या फिर दीपावली पूरे देश में मनाया जाता है, नॉर्थ हो या साउथ। होली पूरे देश में मनाया जाएगा, नॉर्थ हो या साउथ। कुछ एलिमेंट है जो हमारे कल्चर के कॉमन है, जैसे आज भी हमें किसी को प्रणाम करना होता है तो कैसे करते हैं? हाथ जोड़ के। कैसे करते हैं? ये हाथ जोड़ना इज द पार्ट ऑफ द नॉर्म्स। मैंने बताया था ना कि नॉर्म्स क्या होते हैं? द मैनिफेस्टेशन ऑफ द वैल्यूज। किसी के सामने हाथ जोड़ना इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिस्पेक्ट। एक वैल्यू का मैनिफेस्टेशन है कौन सी? रिस्पेक्ट। या फिर मैंने और एग्जांपल आपको दिया था कि हमें अगर किसी को रिस्पेक्ट दिखानी तो हम क्या करते हैं? उसके पांव छूते हैं। पांव छूने का सिस्टम चाहे नॉर्थ में चले जाओ या साउथ में, ये सिमिलर मिलेगा। इसका मतलब है कि कुछ हमारे बिलीफ्स ऐसे हैं, कुछ हमारी वैल्यूज ऐसी हैं, कुछ हमारे ट्रेडिशंस ऐसे हैं, रिचुअल्स ऐसी हैं। जनेऊ धारण करना आपको नॉर्थ में मिलेगा और साउथ में मिलेगा, पूरे ही उसमें मिलेगा। तो ये जो ऐसी चीजें हैं दे विल बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दे विल बी सिमिलर इन ऑल। So you can see कि there is some kind of cultural unity among the various groups. You can write India has diversity in cultural aspect. India has diversity in cultural aspect. Despite this diversity, there is some kind of cultural unity. There is some kind of cultural unity. पैराग्राफ चेंज कर लिखना। फॉर एग्जाम्पल some festivals are celebrated in entire country such as Diwali, Holi, etc. Apart from this,
apart from this there are similarities in rituals, customs, etc. Next point, there are some universal features of Indian society such as joint family system, comma, the values of collectivism, etc. ठीक है, चलो नेक्स्ट है इमोशनल यूनिटी। देखो लास्ट में इमोशनल यूनिटी कैसी होगी कि हमें क्या लगता है कि हम कौन हैं, इंडियंस, वी आर इंडियंस। जैसे बाहर अगर आप मिल जाओगे एक दूसरे को तो क्या कैसे पहचानोगे, ये थोड़ी पूछोगे कि आप साउथ से हो कि नॉर्थ से हो, वो तो बहुत बाद में पूछोगे, पहले हमें क्या दिखाई देगा, इंडियंस। ये नहीं पूछोगे कि कौन से स्टेट से हो, कौन से जिले से हो, कौन सी भाषा बोलते हो, हमें सबसे पहले एक ही चीज दिखाई देगी, वो क्या है, इंडियंस। तो ये जो इंडियंस है, दैट वी आर इंडियंस, दैट फीलिंग इज बाइंडिंग अस, और जो फीलिंग है इसको हम क्या बोलेंगे, इमोशनल यूनिटी। आगे मैं एक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आपको नेशन स्टेट का। नेशन स्टेट में यही डिफरेंस होता है, नेशन मतलब जहां कॉमनली लोगों को लगता हो कि वी बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर लैंड, जहां लोगों को लगे वो क्या बन जाता है, नेशन। तो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि हम कहाँ से हैं, भारत से हैं, जहाँ कहीं से भी रह रहे हो हम क्या मानेंगे लास्ट में, हम कहाँ से हैं, भारत से। तो हमें क्या बना देता है ये, इंडियंस। ये जो फीलिंग है ना कि बीइंग इंडियंस, दैट वाज द यू कैन से ग्राइंडिंग फोर्स बिहाइंड द एंटायर नेशनलिज्म, एंटायर नेशनल मूवमेंट। अगर ये नहीं होता तो पूरे देश में आपको दिखाई देता कि इस तरह से कोई नेशनल मूवमेंट चल रहा है, लोग अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं कुर्बानी, इसीलिए तो सही ना कि हमें भारत को क्या कराना है, आजाद कराना है। तो यही वही वाली फीलिंग तो है ना, बीइंग इंडियन। सो भैया में लिखना है, इसमें लिखना, देयर इज इमोशनल बॉन्ड, that bind there is emotional bond that bind all Indians together, this feeling of being Indian, it is the symbol of nationalism, आगे लिखना, in entire national movement, this emotional bond was driving force तो हमने कुछ आधार पे क्या दिखा दिया कि हमारे यहाँ क्या है, यूनिटी। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पिछले क्लास में, इसमें ही आया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्या आया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये आ जाए तो अपने को कैसे लिखना चाहिए, देखो ये क्वेश्चन 3-4 तरह से आ सकता है। एक तो जितनी भी हमने डाइवर्सिटी पढ़ी है उसमें से हो सकता है वो आपसे डाइवर्सिटी पूछ लें कि बताओ रिलीजियस डाइवर्सिटी कैसी है, कल्चरल डाइवर्सिटी कैसी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी कैसी है, इसलिए उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिखाया था मैंने।
दूसरा वो पूछ सकते हैं कि बताओ इंडिया में यूनिटी वाले एलिमेंट्स को बताओ, कौन से एलिमेंट्स, वो यूनिटी, यूनिटी वाले एलिमेंट्स में ये सब आ जाएंगे कि पॉलिटिकल यूनिटी है, कल्चरल यूनिटी है, रिलीजियस यूनिटी है, ज्योग्राफिकल यूनिटी है, इमोशनल यूनिटी है, ये यूनिटी वाले पॉइंट हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक जो पूछा जाएगा जो लास्ट में इसमें पूछा गया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने को कैसे लिखना चाहिए, इसका जैसे मैं क्वेश्चन दे ही रहा हूं, जो लास्ट में पूछा गया वही दे रहा हूं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन unity in diversity, write a short note on unity in diversity, unity in diversity। चलो अच्छा, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी अगर अपने को लिखना है तो सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस कैसे करना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना चाहिए, पहला पैराग्राफ। अगर हमें ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें स्टार्टिंग में कैसे लिखना चाहिए, ठीक है, एक ये तरीका हो सकता है। हाँ जी, डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, इसके वैसे मैंने एक तरीका आपको लिखाया था स्टार्टिंग में, मैंने जो पैराग्राफ लगाया ना वो इसीलिए लिखाया था कि आप इंट्रोड्यूस कर सकें, यार इंडिया इज मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस वगैरह 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 जो लिखाया था ना वो इसीलिए है कि आपको इंट्रोडक्शन देने के काम आएगा वो, ठीक है, तो वहां से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप। उसके अलावा अच्छा और क्या करना चाहिए, एक मिनट, एक इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आता है तो इंट्रोडक्शन तो वैसे दे ही देंगे जैसे मैं देना था, उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि डाइवर्सिटी वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, क्या बताएंगे, डाइवर्सिटी वाले। अब डाइवर्सिटी वाले कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमने पीछे लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कौन सी डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ सबसे पहले हमने बोला था कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, रेशियल डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ आपको दिखाई देगा रिलीजियस डाइवर्सिटी है, ट्राइबल डाइवर्सिटी है, उसके अलावा कल्चरल डाइवर्सिटी है। तो अब वहां पे तो हमने बहुत ज्यादा ज्यादा लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें थोड़ा कम लिखने का स्कोप होगा। कारण क्या है कि आंसर आपको 2 पेज में लिखना है, मतलब 2 पेज भी आपकी कॉपी के 2 पेज नहीं है, वो कौन से वाले हैं, एमपीबीएससी के, उसमें इससे कम स्पेस होता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, ऑफिशियल फॉर्मेट्स में लिखना है। ऑफिशियल फॉर्मेट्स में लिखने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अपने को पता होता है कि इतना ही स्कोप अपने पास में है, तो फिर हमारी पूरी दिमाग की बैलेंसिंग एंड दिमाग में जो फॉर्मेटिंग होता है उसी तरह से होने लगता है। तो 2 पेज ही है तो अपने को कम कम बताने का ही स्कोप है। तो पहले तो हम बताएंगे कि डाइवर्सिटी कैसे है, तो यहां इंट्रोडक्शन तो हमने दे ही दिया था, पर पहला वाला पार्ट हम क्या बताएंगे, डाइवर्सिटी वाले पॉइंट। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे डिस्पाइट ऑल दिस डाइवर्सिटी देयर आर सम पॉइंट दैट यूनाइट इंडिया, या फिर देयर इज यूनिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। फिर हम बताएंगे यूनिटी वाले पॉइंट, यूनिटी वाले पॉइंट, और लास्ट में हम क्या कर देंगे इसको, कंक्लूड। लास्ट में क्या होगा, इज दैट क्लियर कि आपका स्ट्रक्चर कैसे होगा। पहले यूनिटी नहीं बतानी है, पहले हम क्या बताएंगे, भले ही वो क्वेश्चन क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नहीं भले यूनिटी वाले पॉइंट नहीं, सही तरीका होगा पहले बताओ कि डाइवर्सिटी है, फिर उनसे बोलना कि देखो डाइवर्सिटी तो है लेकिन फिर भी यूनिटी है, कैसी यूनिटी है, तो फिर यूनिटी वाले पॉइंट हमने बताए। यूनिटी वाले कौन से, जो अभी हमने लिखे हैं, और लास्ट में क्या करेंगे इसको कंक्लूड। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है, ये तो फिर से आएगा, आप ये मान के चलो कि एमपीपीएससी में फिर से आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल इसको रिपीट होना तय है। और आप एक और चीज लिख लो, हर बार जब मेंस होगा तो इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे वो 10 मार्कर में हो चाहे वो 7 मार्कर में हो, पक्का है, होना ही है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हमने पूछा है इससे क्वेश्चन आना ही है। तो इसको कंक्लूड भी मैं करा देता हूं, लिख लो, एक कंक्लूजन लिख लो इसका। लिखना, फ्रॉम द above points,
from the above points, it is clear that despite being a very diverse country, India is politically, geographically and socially unified country. So it can be stated that unity in diversity is fundamental feature of Indian society. या फंडामेंटल फीचर ऑफ इंडिया, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, इसको लिख के देखना। तो मैं अभी इतना आसान दिख रहा होगा कि हम आसानी से लिख लेंगे, लिखना तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। लॉन्ग में 200 वर्ड्स, इसको लॉन्ग में लिखना है। शॉर्ट में तो ये पूछा भी नहीं जाएगा, पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। चलो अब हम बात करते हैं, अब यहाँ से एक और चीज आएगी कि व्हाट आर वेरियस चैलेंजेस बिफोर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी को चैलेंज करते हैं। हेडिंग डाल लो, चैलेंजेस टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी of India. Challenges to the unity and diversity of India. क्या लगता है आपको, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? कम्युनलिज्म, बिल्कुल। रीजनलिज्म, ठीक है। चलो हम इसको इस तरह से बोल देते हैं कि वेरियस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और बिल्कुल एक होता है लिंग्विस्टिक शोविनिज्म या लिंग्विज्म, कि भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, इससे बिल्कुल देश में एक समस्या पैदा हो सकती है। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज, नहीं, ये बोलना बहुत गलत होगा। कारण क्या है कि इंडिया में माइनॉरिटीज को सफिशिएंट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आर्टिकल 26 से लेकर 30, 25 से लेकर 30 के बीच में, इसीलिए है कि प्रोटेक्शन हो। तो ऐसा कोई एक्सप्लॉयटेशन होता नहीं है कि सिस्टमेटिक मैनर में इंडिया में कभी हो रहा है। इक्का दुक्का कोई केस हो जाए तो बात अलग है। हाँ, कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन अगर है तो उसको हम डिस्क्रिमिनेशन वाले पॉइंट में डाल देंगे। दूसरा और क्या होगा? नहीं, ये भी नहीं, ये इसलिए नहीं कि ये बहुत ज्यादा वैसा पॉलिटिकल टाइप से पॉइंट हो जाएगा, तो अपन उसमें नहीं जाते हैं। और भी दूसरे हैं जो तुम्हें पता है अच्छे से। नहीं, डिस्क्रिमिनेशन में आ जाओगे तो जैसे कि उससे यूनिटी इन डाइवर्सिटी में कोई चैलेंज नहीं है ना। वो डाइवर्सिटी का मतलब ही है कि देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, डाइवर्स है मतलब बहुत ज़्यादा विविधता है, उससे प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक चीज़ से समस्या है, वो है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। किससे है? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। ये मैं आपको बढ़ा चुका हूँ, याद होगा कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म इसलिए समस्या है कि उसमें उन लोगों को लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, और जब भी कहीं पे फंडामेंटलिज्म होगा तो वो आपके लिए चैलेंज बनेगा। आपको नहीं लगता कि नक्सलिज्म हमारे लिए एक चैलेंज है? आया ना,
नक्सलिज्म का उद्देश्य ही क्या है? नक्सलिज्म, अभी ये बात अलग है कि नक्सलिज्म को बहुत अच्छे से काउंटर किया जा रहा है, बहुत ही सही तरह से काउंटर हो रहा है, शायद देश में पहली बार इतना इफेक्टिव मैनर में काउंटर हो रहा है। मैं भी शायद बात को कभी समझ नहीं पाता, लेकिन मैं बताया ना, एक दोस्त के भैया वो आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, तो वो बता रहे थे कि यार जिस तरह से इसमें काम अभी हो रहा है, मैंने अपने पूरी लाइफ टाइम में इसको होते इस तरह से नहीं देखा कम से कम। नक्सल्स डर के मारे सरेंडर कर रहे हैं, डर के मारे, क्या ठोक दिया जाएगा, इनकाउंटर्स हो जाएंगे, डर के मारे सरेंडर हो रहे हैं बोले अच्छे अच्छे नक्सल कार्डर्स के। सोचो उनके जो सेंट्रल कमेटी है उसके लोग सरेंडर कर रहे हैं कई सारी जगह पे। तो एक हम ये कह सकते हैं कि हाँ, नक्सलिज्म इज अ चैलेंज। क्यों चैलेंज है? क्योंकि नक्सलिज्म का उद्देश्य ही है कि देश से क्या करना है, सरकार को उखाड़ फेंकना है और बंदूक की नोक पे सत्ता को स्थापित करना है। तो ये हमारे देश की यूनिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। देन हम कह सकते हैं कि सेपरेटिज्म एक चैलेंज है। क्या चैलेंज है? सेपरेटिज्म। मैं वन बाय वन इन पॉइंट्स पे आ रहा हूँ। सेपरेटिज्म क्या होता है? जब कोई अलग से देश बनाने की मांग करने लगे। अब आपको बताइए ऐसे देश की मांग बनाने की मांग कहाँ से है? एक तो खालिस्तान में थी, खालिस्तान वाला चैप्टर बताऊंगा मैं कभी आपको। दूसरा और कहाँ से है? तो कई बार ये डिमांड उठती है नागालैंड से। कहाँ से उठती है? नागालैंड। हालांकि ये भी काफी हद तक हम इसको कॉम्बैट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी कभी होता रहता है। तो उनका डिमांड अलग ही था कि हमें नागालैंड नाम से अलग से देश बना के दो, द ग्रेटर नागालिम, नागालैंड नहीं, नागालिम के नाम से एक अलग से देश बना के दो। देश ही चाहिए, स्टेट से काम नहीं चलता उनका। तो एनएससीएन की यही डिमांड थी। तो ऐसी जो डिमांड्स हैं ये उठना हमारी यूनिटी के लिए चैलेंज है। जब कोई ये बोलने लगे कि अलग से देश ही बनाना है हमें, तो चैलेंज ही हो गया ना हमारे लिए। देन हम कह सकते हैं कि जो टेररिज्म है, इट इज वन ऑफ द चैलेंज, क्योंकि टेररिज्म से सीधी हमारी सिक्योरिटी थ्रेट है। ऐसे सभी फैक्टर्स जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट करते हों, दे विल बी द चैलेंज टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो टेररिज्म हो सकता है, देन एक्सट्रीमिज्म हो सकता है। ऐसे जो फैक्टर्स हैं, या फिर एथनिक, यू कैन से एथनिक क्लैशेस हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? एथनिक क्लैशेस। जैसे मैथी और कुकी के बीच में जो हुआ, ये कौन सा क्लैश है? एथनिक। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इट इज वन ऑफ द एथनिक क्लैशेस। उनके दिखने में सब चीजें सिमिलर दिखाई देंगी, उनके पास कल्चरल फीचर्स डिफरेंट है, उनकी मान्यताएं डिफरेंट है, उनके बिलीफ्स डिफरेंट है, और इसका रिजल्ट है कि उनके आपस में क्या हो गए? क्लैशेस। तो ये ऐसे जो क्लैशेस होंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ द चैलेंजेस टू द यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब इन्हीं को अपने को वन बाय वन देखना है, तो अपन को देखते जाएंगे। तो पहले लिख लो रीजनलिज्म। रीजनलिज्म, अब ये जो रीजनलिज्म है, ये इंडिया में ऐसा नहीं है कोई नया हो, ये पहले भी था। रीजनलिज्म के तो आपको कई सारे फैक्टर्स या कई सारी चीजें दिखाई देती हैं जो रीजनलिज्म पे आधारित हैं। जैसे कि रीजनलिज्म के कारण ही आपको दिखाई देता है महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया था। किसको अलग किया गया? महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करने के दो सबसे बड़े कारण थे। एक तो भाषा, लैंग्वेज, और दूसरा बड़ा कारण था वहां पर रीजनलिज्म होना। मराठी लोगों को लगने लगा था कि हमें अलग से राज्य मिलना चाहिए। गुजराती कम्युनिटी के बारे में आपको पता है, थोड़ी सी इकोनॉमिकली सशक्त होते हैं, ट्रेडमैन बॉल होते हैं, तो इकोनॉमिकली फॉरवर्ड होते हैं। तो उनको ऐसा लगने लगा था कि नहीं, हमें अलग से राज्य बना के दो, इनके साथ हमारा डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इसलिए पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था। क्या होता था? बॉम्बे स्टेट, बॉम्बे राज्य के नाम से था। बाद में इसका नाम दो अलग अलग राज्यों में हुआ, एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र। तो रीजनलिज्म वहां दिखाई देता है। या फिर अभी तुम वर्तमान में देख लो, कर्नाटक में वर्तमान में देख लो, तमिलनाडु में वर्तमान में देख लो, महाराष्ट्र में, यहाँ क्या दिखाई देता है आपको? रीजनलिज्म। कि हमारा डेवलपमेंट पहले, हमारे यहाँ जो जॉब्स हैं सबसे पहले किसको मिलना चाहिए? हमारे लोगों को। हमारे यहाँ अगर कोई दूसरी चीज हो रही है, फायदा किसको मिलना चाहिए? हमारे लोगों को। देश से ज्यादा पहले हमारे देश के, हमारे राज्य के लोग सिग्निफिकेंट हैं, हमारे राज्य के लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। ये वाली जो चीज आपको दिखाई देती है, ये क्या हो जाएगी? आपकी रीजनलिज्म। अब इससे घाटा क्या? रीजनलिज्म जब भी होगा, अब रीजनलिज्म अगर महाराष्ट्र में होगा तो यूपी में भी हो सकता है, फिर बिहार में भी हो सकता है, दिल्ली में भी हो सकता है, सब जगह होगा। सब अपने अपने रीजन की बात करेंगे। जब सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे तो देश की बात कौन करेगा? और जब हम देश की बात नहीं करेंगे तो फिर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? तो रीजनलिज्म जब भी किसी के एंटी होने लगता है, जैसे कि यूपी, वहां पे क्या बोला जाता है महाराष्ट्र में कि जो यूपी और बिहार वाले हिंदी भाषी उनको भगाओ मार के। अब इनको भगाओ मतलब क्या? यहाँ पे दो चीजें लिंक्ड है, वैसे ध्यान रखना, एक लिंग्विज्म और दूसरा रीजनलिज्म।
सामान्यतः रीजनलिज्म को रिप्रेजेंट करने का या शो करने का तरीका होता है लिंग्विज्म। जैसे आपने इसी साल मतलब 2025 में आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में बहुत सारे हिंदी भाषी लोगों पर अटैक हुआ है ना। आपने कई सारे वीडियोज देखे हैं, नहीं देखे होंगे तो सर्च मारना, मिल जाएंगे तुम्हें, कि कई सारे हिंदी भाषी लोगों पर अटैक हुआ महाराष्ट्र में। अब वो जो अटैक होने का आधार है या उन लोगों को थ्रेट किया गया उसका आधार क्या है? भाषा ना आना। अब कोई जब ये बोलने लगे कि नहीं हमारी भाषा आएगी तो ही तुम यहाँ पर रह सकते हो, मतलब मैंने तो वीडियो देखा और मेरे को बड़ी हंसी भी आई और गुस्सा भी आया साथ में। उसमें एक कोई व्यक्ति धमका रहा है सामने वाले को, उससे बोल रहे हैं कि 3 दिन दे रहा हूँ, 3 दिन बाद आऊंगा और मराठी बोलते आना चाहिए तुझे, नहीं तो इतना मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। अब सोचो इस तरह के, इसको तो मतलब ऐसे लोगों को तो मुझे लगता है पर्सनली इनको उठाना चाहिए, इनको उठा के ले जाया जाना चाहिए, इनको डाला जाना चाहिए तमिलनाडु के किसी इंटीरियर गांव में या केरल के किसी इंटीरियर गांव में। इनसे बोल चल तू 3 दिन दे रहा था, हम तेरे को 7 दिन देते हैं, और 7 दिन में मलयालम आना चाहिए या 7 दिन में तमिल आना चाहिए, नहीं तो मार मार के तंबूरा बना देंगे, तेरा 3rd डिग्री देंगे। देखते हैं कैसे सीख रहे हो तू। लैंग्वेज सीखना इज नॉट एन ईजी। हाँ ये हो सकता है कि आप जब जैसे राज्य में रहते हो उस वहां की भाषा आपको आए ताकि कम्युनिकेशन में आसानी हो, ये फोर्स नहीं हो सकता ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आपने पास में डोसा खाते होगे, कौन सा, ये रमेश वाला, साउथ इंडियन रमेश डोसा, कहाँ से हैं ये लोग? तमिलनाडु से। कहाँ से हैं ये? तमिलनाडु से, मदुरई से हैं, मदुरई के पास से हैं। मैं तो ऐसे ही पूछ लेता हूँ कई बार कि कहाँ से हो आप, तो वो तमिलनाडु से हैं। वो लोग आपस में जब बात करेंगे तो तमिल में ही बात करते हैं, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको कुछ हद तक हिंदी आती है, मतलब ठीक ठाक आती है, आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन वो आपस में बात किस में करेंगे? तमिल में। अब अपन उनसे बोलने लगे कि सुनो तमिल बोलते मत दिख जाना, मार मार के तमूरा बना देंगे, कितना गलत होगा ये। तो समस्या यही है कि जब किसी लैंग्वेज को किसी पे थोपने लगो, हमें तो फर्क नहीं पड़ता, नॉर्थ इंडियंस को टू बी ऑनेस्ट इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जो भाषा बोलनी है बोलो, हम कभी किसी को फोर्स ही नहीं करते, हमें नहीं फर्क पड़ता, नहीं बोलना हिंदी मत बोलो, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नंबर वैसे ही बहुत बड़ा है हिंदी स्पीकिंग का। अगर हम किसी को फोर्स करके बुलवा भी लेंगे तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, तो हमें इन चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं है। तो अब बताओ ऐसी स्थितियां अगर बने तो ये क्या बन जाएंगी आपके लिए? समस्या बन जाएंगी। ऐसा जो लिंग्विज्म की समस्या या दूसरी समस्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं 2 चीजें लिंक्ड हैं, एक है रीजनलिज्म और दूसरा है लिंग्विज्म। एक और एग्जांपल दिया था मैंने इसका, कर्नाटक वाला। कर्नाटक में बहुत होने लगा है आजकल। कर्नाटक में बोला जाता है कि नहीं आपको कन्नड़ भाषा आना ही चाहिए। कौन सी भाषा आना चाहिए? कन्नड़। कन्नड़ नहीं आएगी मतलब सोचो, वहां जो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं ना, सड़कों पर लगे होते हैं कि यहाँ जाने का रास्ता, इस टाइप के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, उनमें जिनमें इंग्लिश में लिखा हुआ था उनको काला पोत दिया गया, उनको उखाड़ फेंका गया कि सिर्फ कन्नड़ में होना चाहिए। अब ये हो सिर्फ इसलिए रहा है कि उनको पता है कि जो कन्नड़ किसको नहीं आएगी? जो नॉर्थ से आए हुए लोग हैं। पर्सनली वो लोग काफी चिढ़ते हैं नॉर्थ से आए हुए लोगों से। अब अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसा थोड़ी है कि कर्नाटक के लोग नॉर्थ में नहीं रहते होंगे, भाई नॉर्थ वाले लोग तमिलनाडु में रहते हैं, लेकिन तमिलनाडु लोग भी यहाँ रह ही रहे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो सिमिलरली कर्नाटक के लोग भी नॉर्थ में रह ही रहे होंगे। तो अगर उन पे वहां पे अटैक्स होंगे, ऐसे कोई समस्या होगी, तो उसके रिपरकशंस यहाँ पे भी होंगे। इससे समस्या ये होगी कि हम ही आपस में उलझ जाएंगे, जो राज्य हैं वो ही आपस में उलझ जाएंगे। जब एक घर में लोग आपस में लड़ने लगते हैं तो बाहर वालों को तोड़ना बड़ा आसान होता है। इसलिए जरूरी है कि अपनी यूनिटी को बचा रखना, तो ऐसे फैक्टर्स से हमें बचना होगा जिनसे आपस में झगड़े हो सकते हो। यहाँ 2 चीजों को हम एक साथ में लिखेंगे, एक लिंग्विज्म है और दूसरा रीजनलिज्म है। राइट, रीजनलिज्म बिंदु 2-3 लाइन में लिखाता जाता हूं आपको। रीजनलिज्म लिखना, रीजनलिज्म कैन बी अंडरस्टूड एज रीजनलिज्म। अच्छा एक और चीज याद रखना, रीजनलिज्म जरूरी नहीं है कि किसी राज्य से ही देखा जाए, ये ध्यान रखना। किसी रीजन से हो सकता है, कि किसी स्पेसिफिक एरिया से हो सकता है। जैसे अब मैं बोलूं बुंदेलखंड, क्या बोलूं मैं? बुंदेलखंड क्या कोई राज्य है? तो आंसर है नो। बुंदेलखंड देखा जाए तो यूपी में भी आता है और एमपी में भी आता है, लेकिन जब भी बुंदेलखंड बोलेंगे वहां के लोग सजग हो जाएंगे कि हाँ कुछ कॉमन चीज हैं जो हमारे बीच में मिलती हैं, आया ना। अगर मैं बोलूं बघेलखंड तो क्या अलग से कोई राज्य है? आंसर है नो, एक रीजन है। या मैं कोई दूसरे राज्य, जैसे महाराष्ट्र में मैं बोल दूं विदर्भ, इसका मतलब पूरे महाराष्ट्र से नहीं है, किससे हो गया? सिर्फ ईस्टर्न महाराष्ट्र से। तो रीजनलिज्म जरूरी नहीं है कि किसी राज्य से ही संबंधित हो, ये किसी भी रीजन से हो सकता है जहां लोगों की एक शेयर्ड आइडेंटिटी है, एक कॉमन। अब आइडेंटिटी किस आधार पर होगी? लैंग्वेज के आधार पर हो सकती है, ये फूड हैबिट्स के आधार पर हो सकती है, ये ड्रेसिंग पैटर्न के आधार पर हो सकती है, दूसरे कल्चरल बिलीफ्स के आधार पर हो सकती है, जैसे लोकल डाइटीज, फोक डाइटीज वगैरह जो होते हैं,
या फिर जो अपनी रिचुअल्स एंड कस्टम्स जो आपकी आइडेंटिटी के आधार पर शेप होगी, यही तो आधार होंगे ना आपके आइडेंटिटी का, तो आपके जो रिचुअल्स एंड कस्टम्स हैं उन आधार पर हो सकती है। ये सब चीजें क्या बन जाएंगी आपकी रीजनलिज्म की आइडेंटिटी। सो क्या बोला मैंने, कैन बी अंडरस्टूड एज shared identity and interest of the people in specific geographical area, they may be unified on the basis of language, comma food habits, comma rituals, comma customs, comma historical aspects, etc. जैसे बुंदेलखंड को बुंदेलखंड क्यों बोलते हैं? बुंदेला रूलर्स का शासन था इसमें। किसका शासन था? महाराजा छत्रसाल का नाम सुना होगा, वो कौन है? बुंदेला ही तो है। या फिर बघेलखंड को बघेलखंड क्यों बोलते हैं? क्यों? बघेल साम्राज्य था यहाँ पे। कौन सा साम्राज्य था? बघेल। जो बघेल रूलर्स हैं उनका शासन हुआ करता था। सोलंकी नाम सुना होगा आपने। अभिषेक बघेल सर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। सोलंकी लोगों की ही एक ब्रांच थी जो गुजरात से आई थी। एमपी में उनको बघेल शासकों के नाम से जाना गया। ठीक है, तो जहां पे उन लोगों का शासन था उसको हम क्या बोल देते हैं? बघेलखंड। तो यहाँ जो एस्पेक्ट है कौन सा वाला है? हिस्टोरिकल। एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इनके बीच में, एटसेट्रा। लिखना, बट इट मे बी यूज्ड इन नेगेटिव मैनर by threatening the people from other regions and also compromising the national unity. नेक्स्ट है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म आप समझते ही होगे, भाषावाद बोल सकते हैं इसको एक और वर्ड उपयोग हो सकता है वैसे, लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। इसमें लिखना, लिंग्विज्म कैन बी अंडरस्टूड एज preference to one language over another also threatening people speaking that language, which may compromise
which may compromise the unity and integrity of India, which may compromise the unity and integrity of India. ठीक है, चलो, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लैंग्वेज का तो क्या इंडिया में बहुत रहा है, मैंने अभी आपको महाराष्ट्र वाला एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक वाला दिया, इवन 1960s में जो तमिलनाडु में और पूरे साउथ में जो आंदोलन हुआ एंटी हिंदी मूवमेंट के नाम से उसको जानते हैं, उसका सबसे बड़ा आधार क्या था? लैंग्वेज। तुम सोचो, वहां नारा दिया गया कि इंग्लिश एवर हिंदी नेवर। क्या नारा दिया गया? इंग्लिश एवर हिंदी नेवर। कि इंग्लिश को तो हम हमेशा अपना लेंगे, ऐसा तो है नहीं इंग्लिश कोई तुम्हारे बाप दादा की लैंग्वेज रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। इंग्लिश तो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज थी, वो तो वो लोग हैं एट्रोसिटी करी हमारे ऊपर, नहीं हमें इंग्लिश मंजूर है, हम हिंदी को नहीं अपनाएंगे बस। तो ये जो हैट्रेड है टुवर्ड्स वन लैंग्वेज, ये क्या है? आपका लिंग्विज्म ही तो है, भाषावादी तो है, और वो आज भी आपको दिखाई देगा कई सारे फॉर्म्स में। जैसे आपको दिखाई देगा कि तमिलनाडु ने सबसे पहले किसका विरोध किया? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का। किसका किया? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, तो एनईपी में एक फॉर्मूला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, उसका सबसे पहला विरोध ही तमिलनाडु की तरफ से आया। उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये बोलता है कि एक आपको रीजनल भाषा आना चाहिए, जैसे तमिलनाडु में हो तो आपको तमिल आना चाहिए, अगर हिंदी बेल्ट में हो तो हिंदी आना चाहिए, गुजराती में हो तो गुजराती आना चाहिए। दूसरा आपको आना चाहिए एक कोई मॉडर्न लैंग्वेज। कौन सी? मॉडर्न लैंग्वेज। अब मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेफरेबली इंग्लिश, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज्ड कौन सी होती है? इंग्लिश। और तीसरा आपको आना चाहिए कोई इंडियन भाषा, प्रेफरेबली नॉर्थ वालों को साउथ की एंड साउथ वालों को नॉर्थ की। मतलब उसमें प्रेफरेबली बोला गया, ध्यान रखना क्या बोला गया? प्रेफरेबली, कि साउथ वालों को नॉर्थ की एंड नॉर्थ वालों को साउथ की। मतलब आपके पास में ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होंगे, बट कोशिश करो कि नॉर्थ वालों को साउथ वाली भाषा सीख लें और साउथ वाले नॉर्थ की सीख लें। तो यहाँ थोपा तो नहीं जा रहा है, मतलब थोपने का तो ये भी बोला जा सकता था कि हम पे साउथ वाली लैंग्वेज थोपी जा रही है, हम नहीं बोल सकते क्या? हमारा भी तो अधिकार हो गई सही ना बोलने का, ऐसा तो है नहीं कि पूरे अधिकार तुम्हें ही मिल रखे। नॉर्थ से क्या कोई विरोध नहीं आया, हमने नहीं बोला कि यार हमें क्यों बोला जा रहा है साउथ की लैंग्वेज सीखने का, हम तो और ऐसे लोग हैं कि हम तो मजे में सीख लेंगे, अच्छा चलो ठीक है कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो हम सीख लें शायद। लेकिन वहां से सबसे पहले विरोध आया कि नहीं हम एनईपी को लागू नहीं करेंगे। अब एनईपी को लागू नहीं करना है लेकिन फंड पूरे चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम फंड भी नहीं देंगे। भाई जब तुम एनईपी को लागू नहीं करोगे तो एनईपी के अंडर जो फंड मिलना चाहिए वो क्यों मिले आपको? सीधी सी बात है, नहीं मिलना चाहिए। तो उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट गया पूरा मामला। तो ये चल रहा है। अब ये जो विरोध है इसका पूरा आधार क्या है? भाषा। अब इस आधार पर तुम बोलने लगो कि हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन की तो कोई बात ही नहीं है। तुम अगर किसी भी चीज के विरोध में जाओगे तो उसका फायदा तुम्हें क्यों मिलेगा? कि तुम्हें पैसे भी चाहिए और तुम्हें विरोध भी करना है, दोनों बातें तो नहीं हो सकती। तो ये आपका लिंग्विस्टिक कह सकते हैं शोविनिज्म का या लिंग्विज्म का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट सेपरेटिज्म, अगला होगा सेपरेटिज्म। सेपरेटिज्म, अब सेपरेटिज्म क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। जब भी किसी देश में अलग से देश बनाने की मांग होने लगे वो क्या बन जाता है? सेपरेटिज्म। जैसे पाकिस्तान में क्या बनाए जाने की मांग है? बलूचिस्तान, वो तो बनना भी चाहिए वैसे। देन एक और मैं एग्जांपल देता हूं वर्ल्ड लेवल पे सेपरेटिज्म का, कुर्दिस्तान बनाए जाने की मांग है। कौन सी? कुर्दिस्तान। अब कुर्दिस्तान कौन सा रीजन है? कभी मैप उठा के देखना तो जो इराक वाला एरिया है, जो सीरिया वाला एरिया है एंड थोड़ा सा टर्की वाला एरिया, जहां इनकी कॉमन बॉर्डर मिल रही होगी, वहां एक कम्युनिटी रहती है, उसका नाम है कुर्द। क्या नाम है? कुर्द। अब जो कुर्द कम्युनिटी, उनकी डिमांड है कि हमें अलग से एक देश बना के दिया जाए, तो कुर्दिस्तान बनाए जाने की सेपरेटिज्म का एग्जांपल हो सकता है। इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में ये जो मांग थी 2 जगह प्रोमिनेंटली थी। एक तो नागालैंड में थी, नागालैंड में लंबे समय तक यही मांग रही कि हमें नागालैंड नाम से अलग से ही देश बना के दो, वो अलग से देश की मांग बनी रही वहां पे, तो नागालैंड में थी। और दूसरा और प्रोमिनेंटली कहां पे थी? खालिस्तान, पंजाब। तो पंजाब में उनका ये बोलना, पंजाब अगेन वो उस मांग पर मेरे को हंसी आती है। इनकी जो डिमांड होती थी, एक तो क्या होता है ना, खालिस्तानी अनपढ़ होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, दिमाग से पैदल होते हैं। तो अब ये बोलते थे कि नहीं हमें वो एम्पायर बना के दो, हम खालिस्तान इसलिए बनाना क्योंकि यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह का शासन हुआ करता था। अब इनको कौन बताए कि महाराजा रणजीत सिंह कभी सतलज रिवर को क्रॉस ही नहीं किए। किसको क्रॉस नहीं किए? सतलज। ब्रिटिशर्स के साथ में ट्रीटी हुई थी, आपको पढ़ाएंगे सर, और संधि के बाद में कभी सतलज रिवर को क्रॉस नहीं किया उनने।
उनका जो एम्पायर था वो उधर आगे बढ़ा कि पाकिस्तानी पंजाब, अफगानिस्तान उस तरफ जीत रहे थे, उस तरफ ही उनका एम्पायर था, उस तरफ ही उनका शासन था, सतलज क्रॉस नहीं किया कभी भी। तो इसका मतलब है कि इंडिया वाला पंजाबी तो तुम्हारे में आता भी नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो। तुम्हें चाहिए है ना खालिस्तान, तो कहाँ जाओ, जाओ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां से ले लो खालिस्तान, कि नहीं हमें खालिस्तान बना के दो। अभी जो खालिस्तान की, हालांकि खालिस्तान वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कभी समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा, या फिर एक बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं एक्चुअली, एक छोटी आती है, वो छोटी वाली नहीं कि इसका मोटा वाला वॉल्यूम आता है, कभी तुम्हें समय मिले तो जरूर पढ़ना। अच्छी बुक है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, आपको अच्छा लगेगा उसको पढ़ के। तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में आप देखोगे इसमें एक पूरा चैप्टर है जो पंजाब क्राइसिस पे है, कि पंजाब में क्राइसिस पैदा कैसे हुई। ये बोलते हैं ना कि आप सांप सपोले को दूध पिलाओगे तो आगे जाके आपको डसेगा ही। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है पंजाब, कि वहां पे भिंडरे वाले को खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था, कांग्रेस का। बाद में वही व्यक्ति इनके लिए नासूर बन गया। इसी क्रम में उनको ऑपरेशन जो 84 में चलाते, क्या नाम था, कौन सा, हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा, और उसी कारण से फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। ये पूरा उसी क्रम में हो रहा है, उसी सीक्वेंस में हो रहा है, कि आपने उस व्यक्ति को खड़ा किया, बाद में आपके कंट्रोल से बाहर पहुंच गया, फिर उसको मारने के लिए आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा। तो ये पूरी जो सीक्वेंसिंग है, कैसे क्या हुआ, इसको उस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। अभी जो अलग से खालिस्तान की, अब तो खैर खालिस्तान की कोई डिमांड नहीं बची है, खालिस्तान की डिमांड लगभग खत्म हो गई। अब बोलोगे सर बीच में बोलते रहते हैं, हाँ जो बोलते रहते हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, कनाडा में, यूएसए में, बस लिए बोलते रहते हैं। ये नहीं बोलेंगे तो उनका वो जो पॉलिटिकल वो कैसे चलेगा, उनको भीख कैसे मिलेगी। भाई इनका जो खर्च चल रहा है वो तो भीख पे ही चल रहा है ना, कि जो एंटी इंडिया फोर्स है उनसे भीख मिलना चाहिए, तो भीख तो तभी मिलेगी जब एंटी इंडिया बातें करोगे। तो उनको भी पता है कि कुछ नहीं मिलना, यहाँ होगे तो लठ और मिलेंगे तुम्हें ढंग से, तो वो तो नहीं मिलने वाला है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो बीच बीच में बोलते रहते हैं, डिमांड को खत्म किया जा चुका है। इसके खत्म करने में पर्सनली 2 लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। एक तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, उनका एक बहुत बड़ा रोल था। देन तत्कालीन जो पंजाब सरकार थी, बिल्कुल हमें उनको क्रेडिट देना चाहिए, और वहाँ पे एक डीजीपी अपॉइंट किए गए थे, केपीएस गिल। केपीएस गिल ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया था, कि जो नक्सलिज्म, जो उसकी सेपरेटिज्म की समस्या थी, खालिस्तानी समस्या थी, उसको कॉम्बैट करने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। अब ऐसे जो फैक्टर्स हैं, आप सोचो देश में अगर ये डिमांड उठने लगी कि हमें सेपरेटिज्म करना है, मतलब कि हमें अलग से ही देश बना के दो, कितना डेंजरस है किसी भी देश के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल इसीलिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है हमारी पूरी पॉलिटिक्स में, कि इतनी रियासतों को बिना किसी मेजर समस्या के अपने देश में मिलाना वॉज अ बिगर चैलेंज। आप अगर किसी, सोचो, इमेजिन करके देखो, आप कहीं के राजा हो और आपको कोई आपस में ऐसी परसुएट कर रहा है कि आप भारत का हिस्सा बन जाओ। क्या परसुएट कर रहा है, भारत का हिस्सा। राजा मतलब यहाँ पे करता धरता आप हो, तुम बोल दोगे इस व्यक्ति का थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसको फांसी पर टांग दो, तो टांग दिया जाएगा, कोई तुम पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। और ऐसी सब जो आपकी पावर्स हैं उनको सरेंडर करना उनके लिए बड़ी आसानी से मना लेना, ये बहुत ही बड़ी बात थी। 542 रियासतें थी, कितनी थी, 542, और मैं सब 539 को बड़े आसानी से मिला दिया, बहुत ही आसानी से। 3 में समस्या बची, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर, और उनको भी आसानी से ही मिला देते। हैदराबाद वाले निजाम को तो बहुत प्यार से समझाया, मतलब उसको दिल्ली बुलाया, दिल्ली बुलाकर उससे मीटिंग हो रही थी, और निजाम थोड़ा ऐसे ही था, पगलट टाइप से था वो, तो मीटिंग में से उठ के चला गया। तो उसको एक सिंपली चिट्ठी भिजवाई उनने, और चिट्ठी में लिखा था कि निजाम साहब, यहाँ आप आए अपनी मर्जी से हैं और जाएंगे मेरी मर्जी से। सिर्फ इतना लिखा था, जाएंगे मेरी मर्जी से। निजाम चुपचाप वापस आ गया, उसको भी पता था कि इस व्यक्ति से अपने को उलझना नहीं है। सोचो ये इन सबको मिलाना। अब उस समय पे हैदराबाद अलग से पूरा देश बनने की मांग थी, अलग से देश बनने की मांग थी। हैदराबाद अगर अलग से देश बन जाए, इंडिया के साउथ में एक ऐसा देश है जो इंडिया की मेनलैंड का पार्ट है और अलग से देश है, जिसके पाकिस्तान के साथ में बहुत अच्छे संबंध है, बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध है, जो पाकिस्तान के साथ में इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहा है, जो पाकिस्तान के साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहा है, जो चाइना के साथ में मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहा है। इमेजिन करके देखो ये हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट होता, हमारी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट होता। तो इस कारण से जरूरी है कि क्या होना चाहिए, यूनिटी। और सेपरेटिज्म वाले जो एलिमेंट है उनको इसलिए कॉम्बैट करना बहुत जरूरी है। इट इज थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। सो यू कैन राइट separatism, can write separatism can be understood as
Separatism can be understood as demand of the different nation, or country, demand of the different nation or country which may be the challenge for the unity and diversity of India. Challenge for the unity and diversity of India. Next, Naxalism. Dash like लिखना. Naxalism is one of the significant internal security threat which is challenge to unity and diversity of India. Next, terrorism. लिखना. Terrorism challenges the security scenario in country which threatens unity in diversity Next, religious fundamentalism. लिखना. Religious fundamentalism is also one of the key challenge to the unity in diversity. Next, discrimination. Dash लगा के. Discrimination to any community or group will challenge unity in diversity. Next, ethnic clashes. लिखना. Ethnic conflict among various ethnic groups
will also challenge the security and unity in integrity, security and unity in integrity, I'm sorry, unity in diversity, not integrity, unity in diversity. चलो, तो कितने पॉइंट हो गए लिख लेंगे। कभी पूछा है चैलेंजेस क्या है, अब एक हेडिंग डालना। हो सकता है कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एलिमेंट्स, क्या बोल देंगे, हाउ वी कैन स्ट्रेंथन द यूनिटी इन डाइवर्सिटी एलिमेंट्स। हेडिंग डाल लो, हाउ टू प्रमोट ऑब्लिक स्ट्रेंथन, हाउ टू प्रमोट ऑब्लिक स्ट्रेंथन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। या फिर इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है कि सरकार के द्वारा कौन से ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम इंप्रूव कर सकें, कि व्हाट शुड बी द एफर्ट्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इन बोथ द केसेस अपना आंसर यही रहने वाला है। अब इसमें क्या लिखें हम, देखो जब भी ऐसी चीजें पूछी जाएं तो उनको अपन कुछ डायमेंशंस में क्लासिफाई करके समझेंगे, या उस डायमेंशंस में ही लिखेंगे। कौन से डायमेंशंस में, हम बोलेंगे कि देखो हमें कुछ एफर्ट्स लेना चाहिए, किसके लिए, तो हमें लेना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट्स। कौन से होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलरेडी लिए भी गए हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, इसमें डीपीएसपी हो सकता है, इसमें दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो कुछ क्या हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल। देन फिर हम बोलेंगे कुछ होना चाहिए स्टैट्यूटरी। कई सारे कानून बनाए जाते हैं जो हमारी यूनिटी को बचाए रखने के लिए या यूनिटी को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने एनएसए का नाम सुना होगा, सुना है, रासुका का नाम सुना है, रासुका। कब न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते क्या, हिंदी न्यूज़पेपर में कई बार न्यूज मिलेगी इस व्यक्ति पर रासुका लगाया गया। क्या लगाया गया, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ऐसा व्यक्ति जिससे सुरक्षा को खतरा हो, जब भी किसी को जिला बदर की, तो मैं कई बार हो सकता है किसी को जिला बदर करना पड़ जाए, जिला बदर करने की जो जिम्मेदारी है उसका जो सबसे पहला अप्रूवल है वो एसडीएम के यहाँ से ही जाता है। किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालना है, उसका जो अप्रूवल है एसडीएम के यहाँ से ही जाता है। फाइनली उसको जिला बदर करने का काम करेंगे कलेक्टर। फाइनली कौन करेंगे, कलेक्टर। तो जो रासुका लगाया जाएगा, एनएसए लगाया जाएगा, क्यों लगाया जाता है, देश की सुरक्षा के लिए। या एक और मैं एक और कानून बताता हूँ आपको, यूएपीए। कौन सा है, यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये वो कानून है जो एक्चुअली में, ये कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही होगी, टेररिज्म या कोई दूसरी एक्टिविटी, ऐसे किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उस पर जो कानून लगेगा वो यूएपीए ही लगता है। तो जो ऐसे कानून है, ऐसे इन सबको हम किसमें डालेंगे, दे विल बी द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी एफर्ट्स। फिर हम बोलेंगे कुछ इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करके बताएंगे जब भी हमसे एफर्ट्स पूछे जाएं कि हमें क्या क्या करना चाहिए या कौन से हमारे स्टेप्स होना चाहिए। तो ठीक है, इनको हम देखेंगे बट इन द नेक्स्ट क्लास।